नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास प्राइम टाइम डिबेट शो ललकार में। मैं हूं आपके साथ कुणाल गोस्वामी। तो आज बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही यूपी में सियासी सरगर्मी तेज है और नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। जहां एक और विपक्ष सरकार की नाकामियां गिना कर उन्हें घेरने में जुटा है, तो वहीं बीजेपी के नेताओं की बयानबाजियां भी अब खुलकर सामने आ रही हैं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद से बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। यूपी डेप्यूटी सीएम के बयान ने एक नए मुद्दे को जन्म दे दिया। अब बात सरकार वर्सेस संगठन के बीच चली आई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया। वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के लिए अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया। इधर केशव प्रसाद मौर्य के बयान से कई सवाल खड़े हुए कि क्या बीजेपी में सीएम योगी की खिलाफत अब तेज हो गई है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बयान कि कांग्रेस भस्मासुर है और अखिलेश यादव के वोट बैंक को खा जाएगी को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने तुरंत मोर्चा संभाला, पलटवार किया। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि आजादी से पहले जिनका इतिहास अपनों को धोखा देने का रहा, उन्हें उनके मुंह से किसी और के संबंधों के भविष्य के बारे में बातें अच्छी नहीं लगती। उन्होंने बीजेपी को नकारात्मक तो इंडिया गठबंधन को सकारात्मक बताया। अब बार पलटवार का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यूपी में बीजेपी की संगठन बनाम सरकार की लड़ाई कहां जाकर थमेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सवाल कई हैं जिनका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान होंगे जिनसे समझने का प्रयास करेंगे कि 2024 के बाद अब सबकी निगाहें 2027 पर टिकी हैं और 2027 से पहले जो 10 सीटों पर यूपी में विधानसभा चुनाव है, जिसे लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है, उस पर कौन भारी पड़ता नजर आ रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ बेहद खास मेहमान हमारे कार्यक्रम की शोभा बनेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। यूपी में बचा सियासी बवाल, योगी को कुर्सी से हटाने का सवाल। योगी के सामने केशव प्रसाद मौर्य ने दिखाए तेवर। सरकार से बड़ा है संगठन, सीएम योगी हैरान। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद से ही लगातार सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। जहां एक और विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर अब यूपी में बीजेपी में अंतर्कलह भी खुलकर देखने को मिल रही है। और ऐसे में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद से लगातार यूपी की सियासत से दूरी बनाए हुए हैं। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको पार्टी केंद्रीय नेतृत्व में बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। लेकिन बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में जब केशव प्रसाद मौर्य की बोलने की बारी आई, तो वो अपनी ही सरकार पर हमलावर हो गए। जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का है। उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहां सरकारी व्यवस्था में 7 साल इजाजत दिया। मैं सदा कहता था, और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है।
और उनके बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, जो अपने आप में कई बड़े सवाल भी खड़े करते हैं। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राज्य कार्य समिति की बैठक में कहा कि कांग्रेस भस्मासुर है और अखिलेश यादव के वोट बैंक को खा जाएगी, जिसको लेकर सपा की ओर से पलटवार किया गया है। आजादी के पहले से जिनका इतिहास अपनों को धोखा देने का रहा है, उनके मुंह से किसी के संबंधों के भविष्य के बारे में बातें अच्छी नहीं लगती हैं। नकारात्मक लोग नकारात्मक ही सोचते हैं। इंडिया सकारात्मक है, सकारात्मक ही रहेगा। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में बीजेपी की प्रचंड हार के बाद संगठन में विरोध के सुर उठने लगे हैं। चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित हुए थे। उसके बाद से सबसे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश की सियासत से किनारा करना शुरू कर दिया था। इसके बाद कई नेता भी यूपी सरकार के खिलाफ सीधे मंच से बोलने लगे। इन विरोध से कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा मिल रहा है कि बीजेपी में संगठन बनाम सरकार शुरू हो गया है। मतलब कि सीएम योगी आदित्यनाथ के विरोध में कई नेता आ गए हैं, जिसको लेकर एक बार फिर यूपी की सियासत में भूचाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद अब यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। वो सीटें हैं जो हाल फिलहाल में कई नेताओं के सांसद बनने के बाद खाली हुई। लेकिन अब ये 10 सीटें जिन्हें लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, एनडीए वर्सेस इंडिया दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी बना हुआ है। जहां एक तरफ बीजेपी 10 की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहती है, तो वहीं अब 2024 के नतीजों के बाद निषाद पार्टी और आरएलडी दोनों ने कुछ कुछ सीटें मांगी हैं ताकि वो भी अपनी पार्टी का विस्तार कर सकें। जो लोग रूठ गए थे, वापस चले गए थे, उन्हें वापस बुलाया जाए। जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में 2 लड़कों की जोड़ी जो कॉम्बिनेशन के साथ हाल फिलहाल में काफी सीटें जीतती नजर आई, उनको लग रहा है कि 10 सीटें फिर से हम काबिज करेंगे और जो हमारा आंकड़ा 111 का है विधानसभा में, वो बढ़ेगा 121 जा पहुंचेगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 4 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र सिंह है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, स्वागत शुक्रिया आपका। अभिषेक वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, शुक्रिया आपका। वैभव त्रिपाठी हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता है, स्वागत शुक्रिया आपका। और अंकुर सक्सेना है, आरएलडी से प्रवक्ता है, स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राघवेंद्र जी, शुरुआत में आप ही से करूंगा। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। 2014 से लेकर 2024 तक इस राज्य ने बीजेपी को कभी नाराज नहीं किया और 2014, 2017, 2019, 2022 इन सभी चुनावों में बीजेपी को दिल खोलकर सीटें मिली, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। लेकिन अब जो नतीजे सामने आए 2024 में, जनता काफी नाराज हुई। मीटिंग हुई है कार्य समिति की, चिंतन हुआ है, मंथन हुआ है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? टेंशन कुछ कम हुई है सर? भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव अच्छा कर पाई। हमारी अपेक्षा जो थी 80 के 80 लोकसभा सीटें जीतने की, अपेक्षा का परिणाम नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है, लोगों के बीच जा रही है, संगठन में भी विचार किया जाता है, सरकार किया जा रहा है। जिस प्रकार से इंडी गठबंधन ने झूठ फरेब मक्कारी के चलते संविधान समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, इस प्रकार की बातें करके उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया है, भ्रमित करने का काम किया है। निश्चित रूप से राजनीति में इसका स्थान नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ऐसा भय प्राप्त हो गया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की एक बार सरकार और बन गई, हमारा संविधान भी समाप्त हो जाएगा, आरक्षण और जो लोकतंत्र समाप्त कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इसकी भी भूमिका रही है। भारतीय जनता पार्टी चिंतन कर रही है, विचार कर रही है और किस प्रकार से आगे की रणनीति तैयार की जाए उस पर चिंतन कर रही है। जो हमारी कार्य समिति की बैठक हुई कुणाल जी, वो हमारी जो रूटीन बैठकों में एक है। हमारी जो है कम से कम साल में 2 बार कार्य समिति की बैठक होती है, चाहे राष्ट्रीय कार्य समिति हो, चाहे प्रदेश कार्य समिति हो, जिला कार्य समिति हो, चाहे मंडल कार्य समिति हो। अधिकतर 4 हम लोग बैठ के करते हैं, कम से कम 2 करते हैं। ये जो रूटीन बैठकों में थी, लेकिन इन जो 6 महीने के अंदर में जो उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुए हैं, जो हमको अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिले हैं, जो 10 सीटों में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में जो
मतलब जो चुनाव होने हैं उसको लेकर भी चर्चा की गई, उसको लेकर भी विचार किया गया, उसको लेकर भी आगे की रणनीति तैयार की गई है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो 10 विधानसभा सीटों में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर के चिंतित है और हमारा प्रयास है कि 10 में 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। नहीं, नो डाउट 10 सीटों पर बेहतर परफॉर्मेंस, ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण परीक्षा तो है ही, लेकिन 7 राज्यों की जो 13 सीटों पर नतीजे आए हाल फिलहाल में, उनमें से सिर्फ 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई, उसने चिंता और बढ़ा दी। आपको लग रहा है कि जनता वो विश्वास जाहिर नहीं कर पा रही बीजेपी पर जो 2014 से लेकर 2022 तक नजर आया? नहीं, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में भी केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाई है जाकर के। ये कितने दिनों के बाद हुआ है? माननीय जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, उसके बाद से लेकर आज तक ये पहली बार हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ऐसा कहना, एक छोटे से अगर घटनाक्रम हो जाए देश में, छोटा सा परिवर्तन हो जाए, उसको लेकर के अगर आप ऐसे कयास लगाएं कि भारतीय जनता पार्टी जो है देश की नजरों में गिर गई है, उत्तर प्रदेश की नजरों में गिर गई है, तो हमें लग रहा उचित नहीं है। कुछ कमियां रह गई थी, जिस तरीके से इन लोगों ने अपना जो झूठा सच्चा प्रचार किया था, उसको लेकर के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है इसको लेकर के चिंतित है और आगे आने वाले समय में जो कमियां रह गई हैं और इनकी जो रणनीति है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो आगे की रणनीति बनाएगी। ठीक है राघवेंद्र जी, लौटूंगा आपके पास। अभिषेक जी, जो बात यहां पर भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे कहती नजर आई कि भाई जो परफॉर्मेंस हमारा 2017, 2019, 2022 में यूपी में रहा, वो हम फिर से 2027 में भी दिखाते हुए नजर आएंगे। नो डाउट कुछ चीजें रही जिसकी वजह से मन मुताबिक नतीजे 2024 में नजर नहीं आए हैं, लेकिन 2027 में वो चुनौती बनी रहेगी। लेकिन लगे हाथ इस कार्य समिति ने आपको एक संकेत दिया कि आपको संभलने की जरूरत है। आपका जोड़ीदार भस्मासुर है, ध्यान रहिए कहीं ऐसा ना हो वो आपको खा जाए। कुणाल भाई, धन्यवाद इतनी फिक्र करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी को हमारी फिक्र है इसके लिए भी उसका बहुत बहुत आभार। लेकिन उसको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि जितने भी घटक दल थे, चाहे वो नेशनल लेवल पे देख लें चाहे प्रदेश लेवल पे देख लें, सबको उसने भस्मासुर, क्योंकि इन्होंने संज्ञा दी है तो भस्मासुर की तरीके से सबको भस्म करके रख दिया है। यह हम सभी ने देखा, हम सब ने देखा कि कैसे लोकसभा चुनाव में भस्मासुर की तरीके से इन्होंने किसी एक पार्टी के बाकायदा एक व्यक्ति विशेष वर्ग को, जो अनुयायी हैं, जो बाकायदा उसके लोग मानते हैं, उनको कैसे घुटनों के बल माफी मंगवाया, अपने कार्यकर्ताओं के बीच उसने माफी मंगवाया। तो ये भस्मासुर टाइप के जो लोग होते हैं वो इसी तरीके से कार्यप्रणाली अपनाते हैं। अब जो आपका प्रश्न था, देखिए बड़ी साधारण सी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी के, जब आप इन सब चीजों के रिगार्डिंग जब बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी अब अपने पहले वाले स्थिति में आने वाली है। जब पहले 2 सीटों की पार्टी हुआ करती थी लोकसभा में, अब धीरे धीरे इनका ग्राफ गिरेगा। मैंने कि कुणाल भाई, मैंने हर जगह पे मैंने इस बात को बोला है, हर एक व्यक्ति का टाइम पीरियड होता है। वो कहते हैं ना कि जो ऊपर फर्श से अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर व्यक्ति जाता जरूर है। जब ऊपर आप जाओगे, एक बॉल ऊपर तक फेंकोगे तो नीचे गिरेगी जरूर। तो भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है वो सर चढ़ करके बोल रहा था और अहंकार टूटना है, और जनता जनार्दन ने देखा, हम सब ने देखा। और अभी मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे पास एक व्यक्ति ने भेजा, एक व्हाट्सएप भेजा कि भैया आप हम लोगों की बातें भी चैनल पे उठाइए। जो व्यक्ति बेरोजगार आज की डेट में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति रोजगार मांग रहा है। 2014 से लेकर के और 2024 तक आपने देखा कि रोज नए जब परीक्षाएं हुई तो पेपर लीक के मामले सामने आए। तो इसमें ठगा कौन गया? जनता ठगी गई और सरकार ने अपनी जेबें भरने का काम किया। आखिर क्यों आपने जनता को ठगा? ताकि आपको नौकरी ना देनी पड़े। इस वजह से आप ढिंडोरा पीटते हैं कि एमएसएमई सेगमेंट का बात करते हैं। जब ढिंडोरा पीटते हैं तो आप उसमें भूल जाते हैं कि आपने बैंकों के साथ साथ बाकायदा जनता जनार्दन को भी कर्ज में डुबो दिया हुआ है, क्योंकि 70% से ज्यादा लोग आज की डेट में कर्जदार होगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड है ही नहीं, तो सप्लाई कहां से करेंगे? ये मैं आपको दिखा रहा था जहां पे लोगों ने बात कही। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि बाकायदा प्रूफ देखें इन चीजों के रिगार्डिंग।
कि यूपी 80 में 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी के बाकायदा भर्ती का विज्ञापन हुआ था। 2018 में बाकायदा इन चीजों के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाएं रद्द कर दी थी, उसकी दोबारा आप कराइए। 2021 में वापस से फिर से परीक्षाएं कराई गई और 2023 में अभी तक का उसका परिणाम नहीं निकला है। लेकिन अब आप अभिषेक जी, ये जो तमाम चीजें आप गिनाते नजर आ रहे हैं, अगर यही चीजें मैं आपके कार्यकाल के ट्रैक रिकॉर्ड पर पूछूं तब आपके पास क्या जवाब होगा? जब आपकी सरकार थी तब क्या महंगाई, रोजगार या एकदम अनफिल्टर्ड भर्तियां सब कुछ ठीक था? आपसे 4-5 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी कहते नजर आए थे कि भैया एक समय ऐसा था जब सपा की सरकार थी, जब नौकरियां निकलती तो चाचा भतीजे उगाही पर चल देते थे। कुणाल जी देखिए, आप बड़े चतुर पत्रकार हैं और बड़ी बढ़िया चीज भी है, मैं उसकी बात नहीं कहता हूं, लेकिन जब अगर आप विपक्ष से करेंगे तो उसका जवाब भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप ही डिफेंड करेंगे तो मुझे लगता है कि राघवेंद्र भाई को आपको हटा करके नहीं, मैं सर उनको डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा, इसलिए सबसे पहला सवाल ही मैंने उनसे कर दिया। नहीं, जब मैंने प्रश्न किया तो आप भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करते नजर आए। नहीं सर, मैं उनको डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं आप सबकी बात एक दूसरे के सामने रखना चाह रहा हूं। सुन लीजिए, ठीक है। नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा कि अगर कोई ऐसी बात थी तो राघवेंद्र जी को डिफेंड करने दीजिए उनकी पार्टी के लिए, आप उनकी पार्टी में डिफेंडर मत बनिए। नहीं सर, मैं तो ये समझना चाह रहा हूं कि भाई आने वाले वक्त में ये 10 सीटें, जिनमें से 5 सीटों पर आपके विधायक, आपके नेता थे, अब क्या नजर आ रहा है? क्या बीजेपी जो कह रही कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे इस उपचुनाव में और लिटमस टेस्ट में जनता की कसौटी पर खरे उतरेंगे, आपकी तैयारी क्या है? 10 में से 8 सीटें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। 400 सीटों का आंकड़ा था, 80 में 80 का आंकड़ा था, हम उन पे नहीं जा रहे, लेकिन 10 में से 8 सीटों पे हमारी दावेदारी, हम जीतने जा रहे हैं। ये बाकायदा आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। ठीक है। दूसरी बात, बची 2 सीटों पे, उस पर भी हम मंथन कर रहे हैं, उस पर हमें क्या काम करना है, उन पे चीजों पे रणनीति हम तय कर रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन वापस से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहा है, आप देखेंगे। ठीक है। अब मैं इससे पहले कि वैभव जी के पास आऊं, क्योंकि मुझे मालूम है कि वैभव जी जिस तरह का जवाब देते हैं फिर उसके बाद सामने वाले थोड़े अच्छे सोचने लगते हैं कि इस जवाब का हम उत्तर क्या दें। 2 मिनट वेट कर लीजिएगा वैभव जी। राघवेंद्र जी, अभिषेक जी कह रहे हैं कि भैया 10 में से 8 सीटें सपा जीतने जाएगी, 2 सीटों पर मंथन चल रहा है, वो भी आप मान के चलिए 50-50 का सीधे वहां पर नजर आ रहा है। बीजेपी के पास क्या है? सुनने में आया बीजेपी 10 के 10 सीटों पर कैंडिडेट उतारना चाहती है, लेकिन आरएलडी से लेकर निषाद पार्टी सभी सीटें मांग रहे हैं। सर कैसे होगा सर फिर कोऑर्डिनेशन? राजनीतिक दल है, विचारधारा हमारा जो है मूल संपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी काम पे विश्वास करती है। हम लोग सबका साथ, सबका विकास पर विश्वास करते हैं। हम लोग अंत्योदय पर विश्वास करते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बड़ी लंबी चौड़ी बात करें, इनके उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार हुई। 2017 में बेरोजगारी दर कितनी थी? इन्हें कितनी बेरोजगारी कम थी? 17.5% बेरोजगारी रटी। सीएमआई के आंकड़े, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आंकड़े नहीं तैयार किए, हमने योगी पार्टी 3.5% में लाने का काम किया। अब से बात हो जाने आपका विचार, राघवेंद्र भाई आज आपके पास अब से कहीं पर भी आंकड़े देने के लिए है नहीं। अभिषेक जी आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। अभिषेक जी तुम्हारी फाइलों में, अभिषेक जी सुन लीजिए, मौसम के रंग गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े तो किताबी हैं। अभिषेक जी बीच में नहीं बोला, बात हो जाने दीजिए, उसके बाद अपना पक्ष रख लीजिएगा, मेरी बात हो जाने दीजिए। आपसे निवेदन है, समाजवादी पार्टी ने कितनी सरकारी नौकरी दी? 90,000 सरकारी नौकरी दी। योगी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 लाख सरकारी नौकरी। कितने एक्सप्रेस बने थे? एक आधा पूरा एक्सप्रेस बना था, वो भी घपले घोटाले के भेद चढ़ गया था। 1 साल के अंदर 2 बार कुणाल जी सर्किल रेट बढ़ाया गया था। कितने महानगरों में मेट्रो चलाई थी? लखनऊ में आधा अधूरा मेट्रो चला था। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में 5 जिलों में मेट्रो चला चुकी है। कितने मेडिकल कॉलेज थे 2017 में? पता है आप? 13 मेडिकल कॉलेज थे। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश 35 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं। आप लोग कितने गरीबी, आप लोगों ने भवन दिए थे। हम लोगों ने 50 लाख से अधिक गरीबों को आवास उपलब्ध कराए थे। 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली, मैं योगी पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ, पार्ट 2 की बात नहीं कर रहा हूँ। 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली दी थी। 8 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का बीमा दिया था, शौचालय दिया था, किसान सम्मान निधि,
आश्वासन दिया। हम लोगों ने राघवेंद्र जी जब इतना कुछ जनता के लिए कर लिया तो 73 से 62 से फिर 33 सीटें कैसे रह गई? कुणाल जी अब मेरी बारी। जनता तक डिलीवरी नहीं पहुंच पाई है, जनता को आप समझा नहीं पाए। अब मैं कहता हूँ सुनिए, अब मैं कहता हूँ राघवेंद्र भाई सुनिए, जनता को हम कटघरे में नहीं खड़ा, जनता समझदार है तभी कह रहा हूँ कि सुनिए, जनता बहुत समझदार। सुनिए, जब आप एक्सप्रेस वे की बात करते हैं तो हमने जो एक्सप्रेस वे पे काम करके दिखाया, आपके यहाँ पे वो एक्सप्रेस वे ही नहीं टिक पाया। आपने देखा कि पूर्वांचल से लेकर के बुंदेलखंड तक चल हुई थी। अरे भाई अभिषेक जी, आप लोग, अरे बुंदेलखंड में अब बाकी मेहमानों को सर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं सर। लगभग आधा समय गुजर चुका है, ऐसा ना हो कि आप लोगों के बाद बाकी लोग रह जाएं। एक सेकंड सर, प्लीज राघवेंद्र जी, अभिषेक जी, एक सेकंड प्लीज ओपनिंग कमेंट ले लूं मैं। बहुत देर से वैभव जी और अंकुर जी इंतजार कर रहे हैं। वैभव जी, क्या कुछ तैयारी चल रही है उत्तर प्रदेश में? इंडिया गठबंधन के बैनर तले आपके सहयोगी अभिषेक जी ने कहा कि 10 की 10 सीटें इंडिया ब्लॉक निकाल कर ले जाएगा यूपी में बीजेपी की नाक के नीचे से। आपको तो भस्मासुर की संज्ञा दी जा रही है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भस्मासुर कहते हुए नजर आए। 2 जुलाई को आपको प्रधानमंत्री मोदी जी ने पैरासाइट परजीवी तक कहा था, जो दूसरों के बल पर फल रही है, फूल रही है। आपका खुद का क्या आधार रहा? फिर पंजाब और महाराष्ट्र में पैरासाइट ही थे मोदी जी वर्षों तक। पहले अपना इतिहास उठा के देख लेते, 2 सीट पर थे और बीपी सिंह के साथ पहली बार सत्ता में शामिल हुए बनने के बाद। तो पैरासाइट कौन था? और भस्मासुर की बात करते हैं, क्या कारण था कि एनडीए जब बना था आदरणीय वाजपेयी जी के समय, और तब और अब में बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। इन्होंने शिवसेना को तोड़ दी, उस बाला साहब ठाकरे को की पार्टी को, और उसकी पहचान तक छीन ली उनके बेटे से, जिन्होंने मोदी जी को आगे बढ़ाया था। तो भस्मासुर उसे ही कहते हैं। आदरणीय मोदी जी को ये शायद भूपेंद्र चौधरी जी बताना चाह रहे थे। उनका कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना था, और वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूपेंद्र चौधरी की बनती है कि क्या कारण है कि आपकी 2 बार से सरकार है और यूपी में 80 में 80 का दावा था, और हाँफते हाँफते अब कहाँ पहुंच गए। दूसरी चीज, राघवेंद्र जी जो बात कह रहे थे, राघवेंद्र जी, क्या यूपी की जनता बेवकूफ है जो लोग बोलेंगे और भूल जाएंगे? यूपी की जनता इतनी समझदार है कि उसने आपको औकात बताई कि आपकी तानाशाही नहीं चलने देंगे। तो यूपी की जनता तो ये है। केशव प्रसाद मौर्य जो कहते हैं कि संगठन बड़ा है सरकार से, इसका मतलब है माननीय योगी जी पे उनका तंज है, और वो कह रहे हैं कि माननीय योगी जी आप संगठन की नहीं चलने देते हैं, स्वजाति बंदियों को सर पे बैठा के रखते हैं। इस बात के लिए वो उनको सिखा रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं। इन बातों पे चर्चा ही नहीं हो रही है। कांग्रेस भस्मासुर है। अरे कांग्रेस ने हमेशा ही सबको लेके चलने की बात की है। कांग्रेस से ही अलग होके बहुत सारे दल बने हैं, और कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं किसी दल को कि उसको खत्म कर दिया जाए। जो आपकी का दल करता है, आपका दल पूरा शिवसेना तोड़ दिया, पूरा एनसीपी तोड़ दिया, अकाली आपको छोड़ के भाग गया, अभी हरियाणा में आपके साथी छोड़ के भाग गए। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि भस्मासुर निगलने की चाह में है उनको। तो जब उनको लगता है कि नहीं निगल जाएंगे तो वो छोड़ के भागने लगते हैं। नहीं, लेकिन वैभव जी, ये रही बात कि नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी क्या कोई अपना कैंडिडेट उतारेगी या फिर समाजवादी पार्टी के ही 10 के 10 उम्मीदवार नजर आएंगे? सुनने में तो यह भी आया कि पर्दे के पीछे गिव एंड टेक का फॉर्मूला चल रहा है। महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटें मांगी हैं, उसके बदले फिर आपको यूपी में सीटें ऑफर की गई हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? अब आपको पर्दे के पीछे की खबर पता चल जाती है, लेकिन पर्दे के सामने जो योगी और केशव मौर्य की लड़ाई है, जो बीजेपी में अंतर कला है, वो आपको नहीं दिखता। जो सामने है, अब पर्दे के पीछे वाला अरे सर सामने है, तभी तो सबसे पहले रिपोर्ट में एक बात मैं बता दूं, सही समय कुणाल जी, एटलीस्ट यार 20 मिनट बाद आपने हमको समय दिया, नहीं तो थोड़ा बोलने दीजिए ना। आप ही का समय चल रहा है सर। 2014 में 5 सीटें, 2017 क्या नाम है 19 में कुछ 2 सीटें, फिर 1 सीटें, फिर आप देखिए धड़ाल्ले से कितना हाई परफॉर्मेंस यूपी में दिया है आप लोगों ने। आप ही का तो समय चल रहा है सर।
मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है वो सही समय पे अपनी सीट शेयरिंग और अपनी रणनीति की घोषणा करेगा। आप उसके लिए जी बिल्कुल चिंतित मत होइए। और राघवेंद्र जी की एक बात का जवाब देना आवश्यक बन जाता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इन्होंने जनता को बोला और भरमा दिया। अरे भैया, झूठ और भरमाने वाली बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे, 20 करोड़ रोजगार मिला नहीं मिला, 15 लाख हर गरीब के खाते में। राघवेंद्र जी को ये था भरमाने वाला झूठ। राघवेंद्र जी को शायद भूल गए, राघवेंद्र जी को पता ही नहीं है, बेचारे नादान हैं तो बहुत सीनियर आदमी, लेकिन नादानी में वो कुछ बोल ये देखो, आपके बीच में मैंने बोला था क्या, आदरणीय राघवेंद्र जी आप सीनियर हैं, इतनी मर्यादा रखिए। बात राम की करते हैं और मर्यादा को हमेशा तार तार करते हैं, तो आपको पता ही नहीं है। तो भस्मासुर खुद मोदी और भाजपा है, और झूठ और भ्रम फैलाने वाले तो सबसे बड़े झूठे का तमगा गूगल कर लीजिए, मोदी जी को मिला हुआ है। आपके चिल्लाने से कुछ होता नहीं है। आप पहले ये बताइए कि 15 लाख खाते में देने की बात झूठ थी कि नहीं थी? तो झूठ बोलने वाले दूसरे को कह रहे हैं कि झूठे हो। पहले अपने झूठे को चुप कराओ। अपने झूठे प्रधानमंत्री जो संसद तक में झूठा बोलने लगे हैं, उनको चुप करा दो। देश की जनता को आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन देश की जनता भली प्रकार से आपको जानती है, जिस प्रकार से आपने घोषित करने का काम। अरे इसी वजह से 80 में 80 वालों को सरकार के मारा है, आप पहले नंबर पे भी नहीं आ पाए। 400 पार का दम था प्रधानमंत्री का, और आपको बहुमत से बाहर कर दिया है जनता ने। चिल्लाने से कुछ होता नहीं है, आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं मैं, चिल्लाने से कुछ होगा नहीं। जनता समझ गई है महंगाई, बेरोजगारी। आप जो आंकड़े सीएमआई का बता रहे हैं, वही सीएमआई के आंकड़े कहते हैं कि पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ILO का आंकड़ा बता रहा है कि 85% शिक्षित युवा बेरोजगार है भारत में। आप कहां गिरा कर रहे हैं? सीएमआई पूरा आंकड़ा पढ़ लीजिए, पता नहीं कौन सा सीएमआई आपने पढ़ लिया। सीएमआई का लेटेस्ट आंकड़ा उठाइए, 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है भारत में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा उठाइए, वो कहता है 85% शिक्षित युवा जो है बेरोजगार है भारत में। आपको पता ही नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से मैडम जी कहा जा रहा है कि हर साल ज्यादा से ज्यादा अवसर युवाओं को दिए गए हैं स्वरोजगार के। सरकार को रोजगार मेला के माध्यम से भी जॉब्स के ऑफर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या काम किया बताइए? इनके सरकार की उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, युवाओं को बेरोजगार करके उनके ऊपर लाठियां भागी जा रही है। ठीक है, नहीं लेकिन वैभव जी ये तो मानना पड़ेगा ना आपको कि जनता अभी भी अपोजिशन को ऑप्शन के तौर पर नहीं देख रही है। वजह की बातें न करिए। नहीं ठीक है वैभव जी, आपको लग रहा है कि अब जनता अपोजिशन को ऑप्शन के तौर पर देख रही है, या अभी भी थोड़ी सी और मेहनत करनी बाकी है? बिल्कुल, बीजेपी बार बार ये कह रही है कि जितना पूरा ओवरऑल इंडिया अलायंस का नंबर है, उससे ज्यादा तो हमारे अकेले एमपी हैं संसद में। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं कि मान लिया आपके एमपी हैं, लेकिन एमपी आपके उतने हैं कि आप बहुमत से बाहर। और जनता ने इस बात के लिए मूड बनाया है कि मेरे बेटे को रोजगार भी चाहिए, सस्ती शिक्षा भी चाहिए, और इस सरकार में रोजगार के नाम पे झुनझुना मिला है अग्निवीर जैसा। और अग्निवीर का युवाओं ने कितना विरोध किया है आप जानते ही हैं। उन युवाओं पे लाठियां किसने चलाई? इस योगी और मोदी की पुलिस। जनता ये कह रही है कि शिक्षा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और BHU में फीस लगभग 5 गुना बढ़ा दी है, गरीब का बेटा कैसे शिक्षा लेगा? तो वो कह रहा है कि गरीब के बच्चे की शिक्षा छीन रही है सरकार। असर की एक रिपोर्ट आई, असर की रिपोर्ट ने कहा कि 8वीं के बच्चे को 5वीं का मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है। मतलब इस सरकार ने शिक्षा नीति में इतना झोलझाल किया है कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा, उस पर क्या कुछ कहना है बीजेपी नेता को? उसका वक्त देंगे, लेकिन अंकुर जी छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं सर, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद लौटूंगा तो सीधा अंकुर सक्सेना आरएलडी प्रवक्ता से सवाल होगा कि जो कोऑर्डिनेशन, जो समन्वय कांग्रेस और सपा में नजर आ रहा है, आरएलडी की तरफ से बीजेपी को कितना दिया जा रहा है? छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। हमारी प्राइम टाइम डिबेट शो ललकार जारी है।
लोकदल या एनडीए के जितने भी घटक दल है ना, वो एक बंद मुट्ठी की तरीके का। ये बंद मुट्ठी जो है ना हमारी ताकत है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, आप कह रहे हो ये लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट हैं, इनका वही कोऑर्डिनेशन तो आपको चुनाव में नजर आया था ना, जब मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने कितनी सीटें दी थी। कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है माननीय अजय राय जी, उन्होंने अखिलेश जी के लिए क्या भाषा शैली का प्रयोग किया था। देखिए, ये हाथी के दिखावटी दांत है जो केवल आम जनमानस को इलेक्शन टाइम में वोट लेने के लिए, बरगलाने के लिए ये यूनाइट होते हैं। इंटरनली तो आज की डेट में इंडिया गठबंधन नाम की भी कोई चीज नहीं रह गई। आप बताइए, इंडिया गठबंधन के संयोजक कौन थे? माननीय नीतीश कुमार जी थे। क्या आज वो इनके घटक दल के रूप में है? इंडिया गठबंधन के शुरुआती जितने भी दल थे, जितने भी महत्वपूर्ण घटक थे, उनमें से आज कोई भी इनके साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हैं। ये बृहद हृदय नहीं रखते हैं। इनके पास जो है ये छोटी छोटी चीजों के लिए आपस में लड़ते हैं और कहीं ना कहीं आम जनमानस को लड़वाने का कार्य करते हैं। अभी हमारे भाई अभिषेक भाई ने बोला, समाजवादी पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता है, हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, उनने बेरोजगारी का आंकड़ा प्रस्तुत किया। मेरे भाई, आज की डेट में बेरोजगार तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लीडरान हैं। आप देखिए, इसीलिए जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता कहीं ना कहीं अंबानी साहब को कहते थे कि अंबानी ने देश के साथ ये किया वो किया, तो आपने फोटो देखे होंगे कि कैसे वीडियो और फोटो आ रहे हैं कि उनके यहाँ शादी में देखिए वही लोग जो कल तक उनका विरोध कर रहे थे और विरोध के स्वर के नाम पर पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कि अंबानी ने देश लूट लिया, अडानी जी ने देश लूट लिया, वहां पर रोजगार की तलाश में गए थे। तो कहीं ना कहीं आपकी कथनी और करनी में बहुत भिन्नता है। तो उस भिन्नता को आम जनमानस समझती है। अब हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि महोदय निरंतर एक बात को कह रहे थे, कांग्रेस के जो प्रवक्ता महोदय थे उनने भस्मासुर वाली बात को कहा था। श्रीमान जी, भस्मासुर तो कांग्रेस स्वयं भस्मासुर का एक गढ़ है। आप देखिए, कांग्रेस को हटाने के लिए आम जनमानस को या कुछ नहीं करना होता है। कांग्रेस में इतने बड़े बड़े भस्मासुर हैं कि कांग्रेस के पास नेतृत्व का अभाव हो गया है। कांग्रेस में सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण पद है प्रवक्ता का। कांग्रेस में लोग जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं और चले आते हैं। कार्यकर्ताओं का तो अभाव हो गया। आज की डेट में कांग्रेस के पास संगठन नाम की कोई चीज रह गई तो आप बताइए। एक समय में कांग्रेस के पास संगठन था, कांग्रेस ने शासन किया था। आज हमारे पास संगठन है एज अ पार्ट ऑफ एनडीए, और हम लोग तो, आप कांग्रेस 2 सीट के पास संगठन है, हम तो एनडीए बोलते हैं। 2 सीट वाले के पास संगठन है। देखिए, मैंने सुना था, अब आपका सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी है। मैंने आपको सुना था, तो कम से कम आम जनमानस को ये दिखाइए कि कांग्रेस के पास भी एक अच्छे लिसनर भी है। एक अच्छे वक्ता के साथ अच्छा लिसनर होना एक बहुत अच्छी चीज होती है। तो इसीलिए अब चूंकि कांग्रेस है, कांग्रेस के पास मैं क्लासरूम में नहीं बैठा हूँ कि लिसनर बनूं, और ऐसा है कि 2 सीट वाला ये बता रहा है कि मेरे पास संगठन है, और उसको कह रहा है जिसके पास 100 से ज्यादा सीट है उसको कह रहा है उसके पास संगठन नहीं है। की क्षमता खत्म हो चुकी है। 4 जिलों में चुनाव लड़ने वाले अब कांग्रेस को कह रहे हैं, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस, ऑल इंडिया लेवल संगठन रन करती है, उसको आप कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। कम से कम इतनी मर्यादा रखिए। 4 जिलों की पार्टी है आप 4 जिलों के बाद बाहर कोई जानता नहीं आपको। आप हमको सिखा रहे हैं। आपके विधायक रहमो करम पे अखिलेश ने आपके नेता को राज्यसभा पहुंचाया। अंकुर जी, आप उनकी चाटुकारिता एक सेकंड वैभव जी, एक सेकंड। कौन से नंबर की पार्टी है आप ये बताइए। ठीक है, नहीं हो गया, ठीक है। अब अंकुर जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि मतलब की राजनीति के तहत सपा और कांग्रेस एक साथ नजर आ रहे हैं। आरएलडी किस आधार पर इस वक्त एनडीए के साथ है? सुना तो आप अभी जो सवाल मैंने वहां पर किया ना, सपा से और कांग्रेस से, वो सवाल तो आपसे भी हो रहा है। 3 सीटें मांगी जा रही हैं। बिल्कुल। मीरापुर की मांगी जा रही है, गाजियाबाद सदर की सीट मांगी जा रही है, आपकी तरफ से अलीगढ़ की खैर सीट मांगी जा रही है। ये सिर्फ आप लोगों का आकलन है। हमारी तरफ से अभी कोई भी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा इस तरीके की कोई भी घोषणा नहीं की गई। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय के द्वारा इस तरीके की कोई बात नहीं रखी गई, और स्वयं हमारे लोगों जैसे जो अधिकृत प्रवक्ता है, हम लोगों की तरफ से इस तरीके की कोई भी बात नहीं रखी गई। उपचुनाव, आगामी उपचुनाव में 10 की 10 जो विधानसभा सीट्स हैं उनपे एनडीए के घटक दल और एनडीए पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेगा, और 10 की 10 विधानसभा उपचुनाव की सीटों में हम लोग एनडीए के घटक दल के रूप में पूर्ण ताकत के साथ 10 की 10 विधानसभा सीटें जीतेंगे उपचुनाव। अभिषेक जी, सवाल कीजिए।
सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। जब उन्होंने आ गया ठीक है। जब कुणाल जी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। कुणाल जी अंकुर भाई हमारे बहुत अच्छे मित्रों में से भी हैं। उन्होंने जब बात रोजगार की कही ना, तो मुझे ध्यान आ गया कि इनके यहाँ मैं नाम नहीं लूंगा कि इनकी पार्टी के किसी व्यक्ति का, सबसे प्रमुख व्यक्ति जिसके दम पे पार्टी चलती है, उस व्यक्ति को रोजगार देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। उसी रोजगार से इनका रोजगार जुड़ गया, ताकि ये हमारे सामने आज बैठ करके बोल रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जब जनता जनार्दन की बात करते हैं, तो जनता जनार्दन की बात करते करते, क्योंकि ये किसानों की पार्टी कहलाते थे, तो किसानों की बात करते करते आज अपनी सत्ता की दूसरे के पास चले गए। जब किसान लाठी खा रहे थे, उसकी तब इनको चिंता नहीं हुई थी। आज उनके दोस्तों को बुला करके सर डिबेट ओपन है, आप रिप्लाई कर सकते चले गए। कोई उसमें हमें कोई गुरेज नहीं है भाई। देखिए ये तो जाहिर सी बात है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कहीं पे भी जा सकते हैं। ये हम सब ने देखा है, ये हम सब ने देखा है। जब किसानों की बात करते थे और 2 सीटों की पार्टी सिर्फ पश्चिम की पार्टी कहलाते थे, आज पश्चिम में भी इनका जनाधार नहीं रह गया। सबसे महत्वपूर्ण बात तो भूलना ही भूल गए। ये तो साफ अपने रोजगार के लिए प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त की है। अभिषेक भाई, जिस राजनीतिक दल में आप आज की डेट में बैठ के प्रवक्ता बन के बात रख रहे हैं, आपकी प्राथमिक पाठशाला भी राष्ट्रीय बन रही है। आपकी और आपके रोजगार की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। आपके रोजगार का खाता भी यहीं से खुला था। इंटर्नशिप भी आपने यही इसी पार्टी में आकर ली थी, इसी राजनीतिक दल से। और आप अपने रोजगार की आस में देखिए कहां से कहां पहुंच गए। अच्छा, आज आप अपने रोजगार की आस में, जहां आपने इंटर्नशिप ली और जिस प्राथमिक विद्यालय से आपने शिक्षा प्राप्त की, उसी प्राथमिक विद्यालय को छोड़ के आज आप दूसरे की जगह रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है जिसके ऊपर आप रोजगार की बात कह रहे हैं, जिसके ऊपर आप कह रहे रोजगार, हमारे विधायकों ने अगर आपकी पार्टी को वोट न दिया होता तो आपका एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट राज्यसभा में पहुंचा ना होता। मेरे भाई इसी बात को मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने प्राथमिक पाठशाला के रूप में हमारे यहाँ आपने इंटर्नशिप की है। जब आपने यहाँ इंटर्नशिप की है तो आपका रोजगार की व्यवस्था तो यहीं से हुई ना, कि जहाँ से आपका रोजगार आगे बढ़ सके। ठीक है। अब राघवेंद्र जी बहुत देर से चुपचाप बैठे हैं और लगातार ये सवाल हर कोई बीजेपी से पूछ रहा है। ठीक है अभिषेक जी, अब ठीक है, अब क्रॉस क्वेश्चन नहीं सर। अब ऐसे में तो फिर जनता की बात कर रहा हूँ। हमारे केंद्रीय नेतृत्व का तो मेरी मजबूरी, मैं आपको आईना दिखाऊं कि आप कहाँ से शुरुआत की है। जिस विद्यालय में इंटर्नशिप ली है, अब मेरे भाई उसकी इतनी बुराई नहीं करते। और आप यहाँ के शोधार्थी रहे हो, यहाँ के छात्र रहे हो, इसलिए भविष्य में हम आपकी कभी बुराई नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको राघवेंद्र जी एक सेकंड, अभिषेक जी, अंकुर जी, एक सेकंड प्लीज। और साथ में प्लीज दूसरा आगे निकल गया। आप आगे नहीं निकले, हम लोगों की में तो वफा रह गई। तुम सनम बेवफा भी निकले तो तुम्हारी चर्चा भी ना करे क्या? ठीक है, चलिए अब बहुत चर्चा हो गई। अब लगे हाथ जो चुपचाप बैठे हैं उनको भी चर्चा में शामिल कर लीजिए सर। जितनी खूबसूरती से आप लोग मुस्कुरा रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, इससे ज्यादा खूबसूरत स्क्रीन नजर नहीं आती मुझे कि आज के वक्त में भले ही तमाम मतभेद हैं लेकिन मनभेद नजर नहीं आता। राघवेंद्र जी लगे हाथ, जो कार्य समिति की बैठक में नजर आया कि संगठन सरकार से बड़ा है, सरकार अपने आप को संगठन से ना बड़ा समझे, किस तरफ इशारा कर रहे थे केशव प्रसाद मौर्य जी? और लगे हाथ ये भी बता दीजिए जो उन्होंने कहा ऑफ द रिकॉर्ड्स तमाम सीधे कार्यकर्ताओं के सामने, जब तमाम ऑफिशियल मीडिया को हटा दिया गया था, कि जो कार्यकर्ताओं का दर्द है वही मेरा दर्द है, क्या इशारा था सर इन सब चीजों का? नहीं, देखिए स्पष्ट रूप से कहा है। देखिए बच्चे कभी मां से बड़े नहीं हो सकते हैं। संगठन जो होता है परिवार की मां होता है। सरकार जो होती है वो संगठन से बड़ा कभी नहीं हो सकता। संगठन सरकार तैयार कर सकता है, सरकार संगठन नहीं तैयार कर सकता है। तो आवश्यकता तो ये है, वो व्यवहारिक बात भी है। केशव प्रसाद मौर्य जी ने इसी तरफ कहा हुआ है। निश्चित रूप से हमको संगठन मजबूत करना पड़ेगा। जब संगठन मजबूत होगा निश्चित रूप से हमारे परिणाम अपेक्षाकृत आने लगेंगे। अभी हमारे मित्र लोग न जाने क्यों इतना खुश हो रहे थे। कांग्रेस पार्टी जो है राज्यों में इंडी गठबंधन शून्य पर आई है। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आई है भाई, जरा अभिषेक जी बताइए। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें आई हैं आपके बताइए इंडी गठबंधन की? सपा की नहीं, मैं इंडी गठबंधन की पूछ रहा हूँ। उत्तराखंड में कितनी आई है, दिल्ली में कितनी आई है,
उड़ीसा में जरा बता दीजिए, गुजरात में बता दीजिए, छत्तीसगढ़। अरे भाई आपकी स्थिति बहुत दयनीय, 13 राज्यों में शून्य पर है आप। हाँ, उत्तर प्रदेश में हमको अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें व्यक्तिगत रूप से मिली हुई है कुणाल जी, और एनडीए गठबंधन को कुल मिलाकर 231 सीटें मिली हुई हैं। एनडीए गठबंधन जो है वो कहाँ खड़ा है आज की तारीख में देश में, न जाने क्यों इतना शोर मचा रहे हैं। हमारा एनडीए गठबंधन 294 सीटें लाकर अभिषेक जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। आप लोग क्या जान लेने का काम कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। समाजवादी पार्टी राघवेंद्र जी, जब इतना ही अच्छा है तो सिर्फ फुटबॉल क्यों हो रही है कार्य समिति में? सिर्फ फुटबॉल का कारण बताइए, और बाकी प्रवचन आपका सुनने के लिए कोई नहीं बैठा है। सिर्फ फुटबॉल हो रही है योगी और केशव प्रसाद मौर्य में, उसका कारण क्या है? अगर इतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप तो। दूसरी चीज, आप जो बात कह रहे हैं इससे जनता इत्तेफाक नहीं रखती। जनता ये कह रही है कि ये जो योगी और मोदी की सरकार है वो युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से असफल रही है। सिर्फ और सिर्फ ये सरकार वसूली कर रही है। $60 का कच्चा तेल खरीद के 100 रुपए पेट्रोल बेच रही है, जबकि कांग्रेस की सरकार में $122 का कच्चा तेल खरीद कर 70 रुपए में पेट्रोल मिलता था। इसकी बात आप नहीं बता पा रहे। बहरहाल सर, समय मेरे पास इतनी ही इजाजत दे रहा था, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आप तमाम लोगों के तर्क सुनकर मुझे एक चीज महाभारत की चौपाई याद आ रही है, जहां पर तमाम नेताओं की तरफ से तरह तरह के वादे चुनाव में कर दिए जाते हैं। और महाभारत की एक चौपाई है कि वचन दिया सोचा नहीं क्या होगा परिणाम, सोच समझकर कीजिए जीवन में हर काम। जनता से जो वादे कर दिए जाते हैं, जब उन वादों को पूरा नहीं किया जाता तो वही होता है जो 2024 के नतीजों में निकलकर सामने आता है। किसी के हाथ बहुत कुछ लगता है तो कुछ हाथ में पाकर भी खाली रह जाता। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय साझा करने के लिए। इसी के साथ हमारी प्राइम टाइम डिबेट शो ललकार में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।